हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम डिज़ाइन स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं कॉलम की, यानी हम आरसीसी जो कॉलम है उसका यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसीजर को देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम डिज़ाइन करते हैं कॉलम की। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फैक्टर्ड लोड, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेप्स फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ कॉलम, यानी हम कॉलम के जब डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट का तो इसमें कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें देखने होते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्ड लोड फॉर द कॉलम, यानी फैक्टर्ड लोड फॉर द कॉलम मतलब कॉलम के लिए हम फैक्टर्ड लोड को फाइंड आउट करते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पी को डिनोट करने के लिए हम ये देखेंगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे। हम इसके बाद अगला वीडियो हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सीरीज हम फिर से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, जब हम करेंगे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट किस ग्रेड का है, M15 का है, M20 है, M25, ऐसे करके जिस भी ग्रेड का कंक्रीट है और जिस भी स्टील ग्रेड का है ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा। अब दूसरा स्टेप हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट अ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ स्टील, यानी हम सुटेबल क्वांटिटी स्टील की क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमने बताया था कि कॉलम के लिए 0.8% से लेके 4% ऑफ ग्रॉस एरिया का हम क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड कराते हैं कॉलम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो एसएससी जेईई में भी ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ये यहाँ डाटा ये तो हमने क्या कहा कि जनरली जो 0.8% से लेके 4% तक ग्रॉस डाया का क्या होता है, रेनफोर्स्ड प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में। अब हमने क्या कहा कि सपोज मान लिया कि जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मतलब और एसी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हमने कहा कि जो ग्रॉस डाया है ये क्या होता है, AC प्लस ASC का समेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रॉस अगर हम डाया की जब बात करते हैं तो AC प्लस ASC ये क्या होता है, हमारा AG के बराबर होता है, ग्रॉस एरिया के बराबर होता है। और ग्रॉस जो एरिया, यानी अब हमें सब कुछ मिल चुका है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला सिर्फ एक है, PU इज इक्वल टू, यानी फैक्टर्ड लोड फॉर द कॉलम हमें निकालना है जिसको हमने PU से डिनोट किया हुआ है। तो 0.4 FCK AG माइनस ASC। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है, AC। यहाँ पे हमने क्या कहा कि AG में हमने ASC को यहाँ पे किया क्योंकि FCK, अब इसका एरिया ध्यान देंगे, एरिया ऑफ कंक्रीट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, AG को और ASC कर देंगे। हमें एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए तो हमने एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं AG माइनस ASC प्लस 0.67 FY जो भी स्टील का ग्रेड होगा और इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो हम यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम की डिज़ाइनिंग स्टेप में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बार। हमने बताया था कि सर्कुलर के लिए कितना होना चाहिए बार, स्क्वायर के लिए कितना होना चाहिए, या रेक्टेंगुलर के लिए हम मिनिमम कितना रेनफोर्स्ड को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये हमने बताया था। सर्कुलर के केस में मिनिमम हम 6 बार को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम हम क्या करते हैं, 6 बार मिनिमम होना चाहिए। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के केस में कम से कम हमारे पास 4 बार होने चाहिए मेन बार। तो ये हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि शेप कैसा है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। और डाया फॉर ASC, अब डाया भी डिसाइड कर लेंगे। जैसे हमने बताया कि मिनिमम, अगर मिनिमम बार डाया ऑफ बार, ध्यान देंगे, मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर मेन रेनफोर्स्ड बराबर 12 mm, यानी 12 mm का कम से कम हम प्रयोग करने वाले हैं कॉलम के केस में मेन डाया। अब हमने क्या कहा कि इतनी सारी चीज़ें, मेन हमारा ये फॉर्मूला है, इस पे फोकस करेंगे, यही हमें एग्जाम में पूछेगा
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें फॉर्मूला को तो देख लिया, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बार हमने देख लिया कि अलग अलग शेप के लिए कितनी बार कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेटरल टाइज वगैरह भी हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि लेंथ ऑफ कॉलम, जैसे हमने बताया था कि शॉर्ट कॉलम में एल इफेक्टिव यानी जो इफेक्टिव लेंथ है और जो ब्रीथ है इनका रेशियो लेस देन होना चाहिए किससे, 12 से, ठीक है, 12 से कम है तो कैसा है, शॉर्ट है। अब हमने कहा लेस देन है 12 से, ठीक है। अब हमने कहा कि ई मिनिमम, यानी हमने क्या कहा यहाँ पे, ई मिनिमम मैंने बताया था कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ई इसेंट्रिसिटी क्या होता था, हमने बताया था कि जैसे लेटस सपोज कि ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, इस पे लोड बिल्कुल इसके सीजी से न लग के इसके राइट या साइड से यहाँ पे अगर लग रही है तो इसका भी एक सेंटर ऑफ लाइन होगा। तो इससे सीजी से और इसके सेंटर लाइन के बीच की दूरी जो होती है उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो चौड़ाई है, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो ई मिनिमम यानी इसेंट्रिसिटी मिनिमम जो हमारी है वो L/500 प्लस D/130 ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए किसके, 20 mm के, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 के। अब हमने यहाँ पे कहा कि जो L है ये क्या है, अनसपोर्टेड हाइट ऑफ कॉलम है, ये क्या है, L यहाँ पे अनसपोर्टेड हाइट ऑफ कॉलम है। और जो हमारा D है, ये D यहाँ पे क्या है, D हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट हमारा लेटरल डायमेंशन है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कि ई मिनिमम बराबर, ये जो फॉर्मूला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये। और मिनिमम जो हम रेनफोर्स्ड प्रोवाइड करते हैं जनरली 0.8 से 4%, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे स्टेप हमने जितना भी देखा इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, इसमें टोटल हमारे 5 स्टेप हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी के बिहाफ पे, यानी जो हमने डिज़ाइन प्रोसीजर को देखा हुआ है इसी के बिहाफ पे हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारी जितनी भी स्टेप्स हैं वो स्टेप वहाँ पे कैसे फॉलो करेंगे या हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, प्रपोज्ड है 12 जून से। तो आई थिंक एक आध हफ्ते टलेगा एग्ज़ाम, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपका मई पूरा ख़त्म होने वाला है और जून 12 जून से है, तो 12 जून को मान के ही तैयारी करें। और जितनी भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप आरसीसी को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप डिज़ाइन प्रोसीजर लिखिए, उसको आप दीवार में चिपका दीजिए, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब हो या बीम हो, सिंगली हो डबली हो, उसको आप वॉल में चिपका के और उसको प्रोसीजर को अच्छे से समझें। और न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट कैलसी नहीं चला पा रहे हैं। तो आप कैलकुलेटर या कैलसी जो है उसको चलाना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करिए, हाथ उस पर बैठाइए, ब्रैकेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में विदाउट कैलसी कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और आपको मैं बता दूं कि आरसीसी एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल धड़ल्ले से ले जाना है, कैलसी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में ये अलाउड होते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो आप अभी से तैयारी करें। बाकी सब्जेक्ट जो भी है, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो हाईवे हो और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हो, इन सारे का भी आप प्रैक्टिस करते रहें, उसको भी पढ़ते रहें। खासकर सर्वे,
सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सर्वे आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में भी, अभी आप सर्वे फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप सर्वे सेकंड भी पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा आरसीसी है या सर्वे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर में यूपीबीटी ने पूछा हुआ है और किस तरह से आ सकता है न्यूमेरिकल। इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।